सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। मुझे पता है एपिसोड नंबर 1066 काफी पहले रिलीज हुआ था एंड ये वीडियो लेट है थोड़ा सा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एपिसोड उस कैटेगरी में आता कि सच में इसका रिव्यू किया जाए। इस एपिसोड को भी उतनी शिद्दत से बनाया गया जितना हमने सांजी और जोरो वाला एपिसोड देखा था। इसमें भी हमें काफी अच्छे से उन कैरेक्टर्स को दिखाया गया जो काफी बार मांगा में और पूरे एनिमे में उतना शाइन नहीं हो पाते। स्पेशली अगर हम कैप्टन यूस्टस किड की बात करें तो किड को उतना ज्यादा दिखाया नहीं गया। इवन ट्रफल्गर लॉ को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला हुआ है, ज्यादा डेवलपमेंट मिला, बट यूस्टस किड को ऐसे साइड में रख दिया गया था। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेटर्स भी वन पीस के फैन है बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो यूस्टस किड को भी वो लाइमलाइट दे पाए। मतलब वो पूरा तो नहीं दे पाएंगे बट लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही डिजर्व्स। खैर इसके बारे में ही पूरी वीडियो में हम बात करेंगे, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए रिंकू भाई फटाफट इंट्रो लगा दो। देखो अगर मैं वन पीस की बात करूं तो ये काफी लंबा सीरीज है, आप सबको पता ही होगा। हर हफ्ते इसका एक एपिसोड आता है। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि क्योंकि हर हफ्ते एक रिलीज बनाना है उनको, तो हर हफ्ते उस क्वालिटी का एनिमेशन नहीं हो पाता जितना आपको अदर एनिमेज या फिर अदर एपिसोड्स में देखने को मिलता है। जैसे कि जोरो वाला एपिसोड देख लो, सांजी वाला एपिसोड देख लो, गियर फोर्स स्नेक मैन वाला एपिसोड देख लो। सो दैट क्वालिटी ऑफ एनिमेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वीकेंड। बट कुछ ऐसे एपिसोड जिन पे लोग स्पेशली काम करते हैं, ये एपिसोड ऐसे होते हैं कभी कभी वेबसाइट्स भी क्रैश कर जाती हैं। ऑब्वियसली आपको जोरो वाला एपिसोड तो याद ही होगा। तो फिर उसी तरह से इस बार इन्होंने कैप्टन यूस्टस किड वाला एपिसोड बनाया है एंड माइंड ब्लोइंग क्या एपिसोड था यार। मैं देख के मतलब मैं खाना खा रहा था, आई टेल यू द स्टोरी। मैं खाना खा रहा था, मेरा दाल खत्म हो गया था, चावल था प्लेट में, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस एपिसोड मैं अपना खाना वापस से लेने नहीं गया जब तक 20 मिनट खत्म नहीं हो गया। आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन, मतलब हर एक सीन मैं देख के गया और मुझे बहुत मजा आया। देखो सबसे पहले जब मैंने ओपनिंग सीन देखा ना, तो मैंने देखा कि कैप्टन यूस्टस की ऐसे ब्लू कलर के किसी तेल टाइप के चीज में लिपटा पड़ा हुआ है। तो पहले तो मुझे लगा कि टोई वालों ने फिर से ये सेंसरशिप का रंडाप शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अगले सीन में काइडो और लूफी की फाइट हो रही थी और वहां पर हमको ब्लड दिखाया गया था। यहाँ पर हमें शायद थोड़ा सा ऐसे ऑयल या ग्रीस टाइप की चीज का रेफरेंस मिल रहा था कि क्योंकि कैप्टन यूस्टस किड सारे मेटालिक पार्ट यूज करता है तो वहां से कोई लीक होकर आ गया होगा, विच वाज अ वेरी गुड डिटेलिंग इन द एपिसोड। खैर हम ओपनिंग सीन में देखते हैं कैप्टन किड की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिग मॉम ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था, इतनी बुरी तरह से कि इवन मेरे मन में तरस आ रहा था कि प्लीज बहन उसको छोड़ दे यार। जबकि मैंने ऑलरेडी मांगा पढ़ रखी थी और मुझे पता था ये सब हो रहा है, बट जिस तरह से एनिमे में दिखाया गया वो बिल्कुल ही अलग था। और अगर सिर्फ इतनी सी बात होती कि एक सीन चेंज किया तो ठीक है, बट उन्होंने जो एडिशनल सीन्स ऐड किए जैसे कि वो सारे मांगा के पैनल्स कि कैसे यूस्टस किड जब एक छोटा बच्चा तो वो रोबोट्स के साथ खेलता था, फिर उसके बाद उसने अपनी क्रू बनाई, फिर जब वो शोबोंडी पे गया था लूफी और ट्रफल्गर के साथ फाइट कर रहा था, फिर हमको वो वाला पैनल में देखने को मिलता जब उसने एक पायरेट क्रू को लटका दिया था सूली पे। एस और व्हाइट बेट की डेथ भी उसने देखी थी, उसने जब पायरेट अलायंस बनाई थी ड्रेक और अप्पू के साथ, एंड देन वहां पर काइडो भी आसमान से नीचे गिर गया था एंड आफ्टर दैट काइडो भी उसको पकड़कर जेल में रखा हुआ था। ये सारे पैनल्स हमको दिखाए गए जो कि एनिमे में उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे एक्सेप्ट जो काइडो जमीन पर गिरा था। बट देन अगेन जब तक हमको ये सारे पैनल्स दिखाए जा रहे हैं ना, बैकग्राउंड में किड के सारे पार्ट्स असेंबल होकर एक बड़ा सा बुल बना रहे हैं। जिस तरह से वो असेंबली दिखाई गई है उस तरह से पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, किड के पावर्स सच में एक इस तरह से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली सारे मेटल्स आके जुड़ जाते हैं। तो ये एक तरीका था किड के पावर्स को शो ऑफ करने का। देन अगेन जब सारी चीजें हो जाती है तो वो स्कल किस तरह से ग्लो करता है, वो देखते ही ऐसा लगता है कि भाई अब तो कुछ भयंकर करने वाला है। लिटरली किड कुछ भयंकर करता है आगे चल के, लेकिन इससे पहले वो कुछ करे एक बहुत ही गजब की सीन दिखाई जाती है एंड ये सीन बहुत ही होलसम था। अगर आप बहुत समय से टोई एनिमेशन के एनिमेस को देखते आ रहे हो तो आप ये समझ गए होगे। ऑल्दो फर्स्ट लुक में मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन मुझे देख के लग रहा था मैंने कहीं देखा है। और मैं बात कर रहा हूँ वो सीन जहाँ पर ड्रैगन बॉल का रेफरेंस दिया गया था। जी हाँ गाइज, इस वाले एपिसोड में एक्चुअली में ड्रैगन बॉल का रेफरेंस दिया गया था और ये एक्चुअली में थोड़ा फिलर टाइप का सीन दिखाया गया, इसलिए काफी सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। याद करो वाला सीन जब मून के फ्लेम क्लाउड्स को पकड़ के खींच रहा था, उसको फ्लैशबैक में अपने पापा याद आते हैं जहाँ पर ओडेन ह्योरी के साथ बैठकर खेल रहा था। तो ठीक उसी वाले सीन में हमने देखा था कि कई सारे ड्रैगन बॉल के सीन्स को रिक्रिएट किया गया था जो कि काफी पॉपुलर, क्योंकि शायद ये सीन्स थोड़े इंट्रो में भी थे। तो यहाँ पर आपको वाला सीन दिखा कि ह्योरी कैसे ओडेन के हाथ के नीचे से निकल कर आ रही है एंड ये सेम उसी तरह से था जिस तरह से गोहान गोकू के हाथ के नीचे से निकल कर ऐसे झांकता है एंड देन वो ड्रैगन बॉल्स वाला जो खेलते हैं वो छाते के ऊपर, तो वो वाला सीन भी यहाँ पर दिखाया गया था। तो जब मैंने ये सीन्स देखे ना, मुझे लगा यार मैंने ये कहीं तो देखा है, कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा था। बट देन जब मैं इंस्टाग्राम में स्लाइड किया तब मेरे को याद आया, ओ बहन चोद, तो वही सेम सीन रिक्रिएट किया है। और मुझे बहुत सही लगा ये देखकर कि यार मतलब टोई वालों ने ये इतनी पुरानी चीज को भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है। और मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सरफेस भी नहीं है इस एपिसोड का, क्योंकि अगले सीन में जितने जोर से यूस्टस किड बिग मॉम को धक्का देता है अपने बुल की वजह से, बिग मॉम का लिटरली हाथ टूट जाता है। हम बिग मॉम की बात कर रहे हैं यार, जिसको वेपन से कुछ नहीं होता, जिसको जल्दी स्वॉर्ड्स वाले भी काट नहीं पाते, उसका लिटरली किड ने हाथ तोड़ दिया था।
था। एंड फिर यहीं पे हमें बिग मॉम की भी एक काफी स्पेशल पावर वाली एबिलिटी दिखती है, जो कि मैंने मांगा में बताया था कि वो अपने सोल पावर्स का अपने बॉडी पर भी यूज कर सकती है। मतलब उसने अपने ही सोल को निकाल के अपने बोन्स में डाला ताकि उसकी जितनी भी हड्डियां टूटी हुई है वो वापस से सही हो जाएं। तो ये एक काफी अच्छी एबिलिटी लगी मुझे बिग मॉम के फ्रूट की। और मैं सच बता रहा हूँ, ये एबिलिटी बहुत ही डेंजरस है। ये इस लेवल की एबिलिटी कि बिग मॉम को जल्दी कोई डिफीट कर ही नहीं सकता पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड में। किस्मत की बात है कि ट्रफल्गर लॉ के पास ओपे ओपेनोमी है कि वो उसको अंदर से डैमेज दे पा रहा है, इसलिए वो लोग बिग मॉम को डिफीट कर पा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, देख के ये मत सोचना कि बिग मॉम कमजोर है। ये बिल्कुल एंड्रू वाला सीन है कि एंड्रू गलती से लूफी के चक्कर में फंस गया कि लूफी जस्ट उसका अपोजिट था, और उसी जैसे बिग मॉम भी फंस गई लॉ के चक्कर में कि बिग मॉम की स्किन इतनी हार्ड है उसको बाहर से डैमेज हो नहीं सकता। तो लॉ के चक्कर में वो फंस गई कि लॉ उसको पटापट अंदर से ही दे रहा है, इसलिए यहाँ पर बिग मॉम का डिफीट होना पॉसिबल हुआ। लेकिन भाई वन पीस में 2 वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स एक साथ मिलके एक ही एनिमी को डिफीट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बार लॉ और किड के बीच में फाइट हो रही है, जहाँ पर लॉ बोला भाई देख मैं बार बार अटैक कर रहा हूँ, पहले मैं उसको कमजोर कर रहा हूँ, तू आके बीच में उसको मार के जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया ना, ये वाला सीन की लॉ के चक्कर में फंस गई बिग मॉम की, लॉ उसको कमजोर कर पा रहा है तो उसकी वजह से जाके किड उसके ऊपर अटैक कर पा रहा है। तो ये पूरा वही वाला सीन और इसी पे इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। तो यहाँ पर लॉ सीधे सीधे किड को बोल रहा कि भाई ठीक है तू ही पहले अटैक करके देख ले, अगर तुझे लगता है वो डिफीट कर लेगा तो। और फिर उसको चिढ़ाता भी है कि अब क्या तू हाथी बना के उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये बहुत ही गजब का सीन था। आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा जितना मुझे आया था इसको देख के। लेकिन इस पूरे एपिसोड का मेन चीज इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि अगर तुम लोग फाइट वाले सीन्स को पसंद करते हो ना, जैसा तुम लोग को पिछले वाले एपिसोड्स में देखने को मिला था, तो ये पूरे एपिसोड में वही हो रहा है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक फाइट सीन्स मुझे देखने को मिली थी, और जिस तरह से कैमरा एंगल को दिखाया गया है ना, बहुत मजा आया देखने में, स्पेशली लॉ वाली फाइट। लेकिन किड भी कुछ कम नहीं था, उसने अपने फ्रूट का अवेकनिंग यूज करके बिग मॉम को ही साउथ पोल और एक बिल्डिंग को नॉर्थ पोल बना दिया, जिसकी वजह से बिग मॉम जाके उस बिल्डिंग से चिपक गई। एंड फिर इसके जस्ट बाद हमको किड कैप्टन लीवाई जैसा दिखने लगता है कि वो भी बिग मॉम के पैर के इधर उधर होते हुए जाके बिग मॉम को पंच कर रहा बहुत जोर से। तो वो वाला भी काफी अच्छा सीन है, उसमें कैमरा एंगल बिल्कुल उस तरह से मूव करते जिस हिसाब से किड उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो ये वाला सीन बहुत सही और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली किड लीवाई नहीं कि वो डिफीट कर देगा यार उसको। तो किड के डिस्ट्रैक्शन की वजह से लॉ को चांस मिल गया कि वो बिग मॉम के ऊपर अटैक कर पाए, और इसका फायदा भी हुआ क्योंकि लॉ ने तुरंत ही अपना स्वॉर्ड उसके सर में डाल के तुरंत एक शॉक वेव रिलीज कर दिया। लेकिन शायद ये वेव उतना हार्ड नहीं था, क्योंकि बिग मॉम ने तुरंत लॉ को पकड़ लिया और उसको लगा बिग मॉम को कि लॉ तो अब गया। लेकिन भाई लॉ की सबसे अच्छी बात ही यही है यार, वो तुरंत अपने शाम्बल्स मूव का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। और मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर मैं इस सीन के बारे में इतना बात कर ही क्यों रहा हूँ, छोटा से तो सीन था। भाई एक्चुअली में ये सीन मांगा में था ही नहीं, ये टोटली एक फिलर सीन है जिसको इतनी अच्छे से बनाया गया है। ये लॉ वाला जो पूरा सीन था कि ये देख के मतलब इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि ये एनिमे वो नहीं है जो मैंने पढ़ा था, ये स्टोरी भी वैसी नहीं चल रही जिस हिसाब से मैंने ये चैप्टर पढ़ा था। ये इंटायरली अलग ही लग रहा था मुझे देख के। और जब मैं मांगा से कंपैरिजन कर ही रहा हूँ तो वो हड्डियां जोड़ने वाला सीन भी उतना कुछ खास लग नहीं रहा था, एक छोटे से पैनल में उसको दिखा के खत्म कर दिया गया था। तो यही कुछ ऐसे सीन्स है जिनको डायरेक्टर ने अलग से ऐड किया है, देख के ऐसा लगता है कि एपिसोड में अलग से जान आ गई है। खैर हम डायरेक्शन की बात करें और डायरेक्टर का नाम ना ले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो इस वाले एपिसोड को हेनरी थुर्लो जी ने डायरेक्ट किया है, और इन्होंने उतना कुछ खास पिछले एपिसोड्स में नहीं इतना काम किया है, बट इनका एक काफी नोटिसेबल एपिसोड है अगर आप देखोगे तो। एंड इस एपिसोड का एनिमेशन उन्होंने ऐसा किया था कि इवन अकाज़ाया 9 की भी एबिलिटीज उभर के आ रही थी, मतलब जिनको उतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है वानो आर्क के दौरान में कि हाँ ये लौंडे भी बहुत पावरफुल हैं, तो इन 9 लोगों की पावर्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई थी। एंड ये एपिसोड था 995। तो इनके वर्क में मुझे वही स्पेशलिटी दिख के आ रही है कि एक्शन के अकॉर्डिंग ये कैमरा एंगल्स को एडजस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी सही मतलब एक्शन सीक्वेंसेस निकल कर आते हैं, कुछ उस टाइप का जो कि कभी कभी हमको अटैक ऑन टाइटन वाले सीन्स में देखने को मिलता था। बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर एक्शन देखना है ना, मतलब अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे किसी कैरेक्टर का एक ऐसा एक्शन देखना है कि देखकर मजा आ जाए, तो वो है ट्रफल्गर लॉ। ट्रफल्गर लॉ गलत डायरेक्टर के हाथ में पड़ गया, क्योंकि भाई इस आदमी ने ना निचोड़ के निकाला है लॉ की एबिलिटीज को। भाई लॉ जिस तरह से ना वो पत्थर को ऐसे ऐसे करके लॉन्च करता है और फिर उसका यूज करता है उन पत्थरों का शैम्बल्स कर करके अलग अलग एंगल्स में बिग मॉम को अटैक करने का, वो काफी भयंकर लग रहा था। और सिर्फ इसीलिए नहीं, क्योंकि वो शैम्बल्स मूव का यूज कर करके बार बार बिग मॉम को इवेड करके उसको दूसरे एंगल से अटैक कर रहा था। इस वजह से, क्योंकि इस बार हम ये पूरा सीन लॉ की आंखों से देख रहे हैं, मतलब जिस तरफ लॉ जा रहा है ठीक उसके जस्ट पीछे ही कैमरा एक्टिवेट हो रहा है। मतलब हमको पता चल रहा है कि लॉ जब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है ना, तो वो किस तरह से फील करता है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट में घूम रहा होता है। तो ये सब कुछ हमको
देखने को मिल रहा था और ये देख के ऐसा लग रहा था कि लॉ का डेविल फ्रूट अगर मिल जाए ना इस दुनिया में सबसे यूजफुल डेविल फ्रूट वही होने वाला है। मतलब अगर ये सीन दोबारा से देखोगे ना तो लॉ एक तरफ जंप कर रहा है और जस्ट दूसरी जगह से निकल के बिग मॉम के ऊपर अटैक कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक कि लॉ कोई पोर्टल खोले जा रहा है बार बार। और देन अगेन किड कैसे मौका छोड़ दे भाई, इस डिस्ट्रैक्शन का यूज करके वो भी बहुत जोर जोर से बिग मॉम को पंच कर रहा था। एंड इसमें भी एक बहुत गजब का सीन था जो कि मैं तुरंत पहचान गया, जहां पर किड बिग मॉम का मुंह पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करके पटक रहा है उस दीवार पे। तो ये वाला मुझे वो वाला सीन याद दिला रहा है जब हल्क बस्टर वाले आर्मर का यूज करके रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने यानी कि टोनी स्टार्क ने हल्क के ऊपर अटैक किया था। बिल्कुल वही वाला सीन मुझे याद आ रहा था इसको देख के। एंड फिर बिग मॉम का दिमाग इतना खराब हो जाता है इन दोनों के ऊपर कि बिग मॉम ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लॉन्च करती है। देखो ये चीज मैंने मांगा में देखी थी एंड मांगा में भी ये बहुत भयंकर लग रहा था, बट लिटरली उस लेवल का नहीं लग रहा था जो कि मैंने यहाँ पर देखा एनिमे में। मैं उसी वाले मूव की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बिग मॉम ने तीनों वेपन्स को कंबाइन करके एक साथ लॉन्च करती है। यूजुअली वो तीनों को कंबाइन करके लेजर बीम लॉन्च करती है। एंड ऐसा मत समझना कि ये लेजर बीम बस ऐसे ही छेद वेद करने टाइप का लेजर बीम होगा। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है उसके तीनों होमीज का, जहाँ पे प्रोमेथियस में उसको बर्निंग इफेक्ट मिलता है, हीरा की वजह से उसको लाइटनिंग का इफेक्ट मिलता है एंड नेपोलियन की वजह से वो स्वॉर्ड स्लैश वाला मूव उसमें कंबाइन होता है। तो ये तीनों को कंबाइन करके यूजुअली बस एक लेजर ही अटैक करती थी, बट यहाँ पर उसने क्या किया कि इस लेजर बीम को ही अपने सोल पावर्स देके उसको जिंदा कर दिया। अब ये लेजर बीम जिंदा होते ही सबसे पहले जाके यूस्टस किड को पंच करना शुरू करता है, तब उसको पंचेस मारती है वो। बट यहाँ पर बात यह है कि यूस्टस किड को सिर्फ चोट नहीं लग रही है, इमेजिन करो उन तीनों होमीज के पावर्स एक साथ उसको लग रहे हैं, क्योंकि अब ये सारे के सारे इफेक्ट्स जिंदा हो चुके हैं। तो हर पंच के साथ यूस्टस किड के ऊपर स्लैश भी पड़ रहा है, प्रोमेथियस का बर्निंग भी पड़ रहा है और उसको हेरा के शॉक्स भी महसूस हो रहे हैं और ये पंच उसको दबादब पड़े जा रहे हैं। और ये भी हमको मांगा में बस एक छोटे से पैनल में खत्म कर दिया था। जब यहाँ पर मैंने देखा तब जाके मुझे इतना ज्यादा नोटिस हुआ। एंड सच में एनिमेटर्स ने बहुत सही काम किया है, क्योंकि बिग मॉम का ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था और इसको बहुत ज्यादा अंडर शेडो करके दिखाया गया था मांगा में। आई थिंक ओडा सेंसेई भी चाह रहे थे कि बिग मॉम का सीन जल्दी खत्म हो ताकि वो वापस से लूफी वाले सीन पर पहुंचे, लेकिन फिर भी किड को इतने पंचेस पड़ रहे थे कि जब तक वो उसका अटैक रुकता तब तक किड लिटरली नथिंग हैपेंड वाली स्टेट से भी बुरी हालत में हो गया था। बिग मॉम बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो किड को खत्म कर देगी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि ट्रफल्गर डी वाटर लॉ वहीं पीछे खड़ा है। लॉ ने अपना तुरंत रूम टाक्ट वाला मूव लॉन्च किया और बिग मॉम के पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग ले आई कि बिग मॉम अब उससे बचने वाली नहीं थी। अभी अगर आप इस सीन को मांगा में देखोगे तो लिटरली बस ऐसे चुटकी बजाते ही वो खत्म हो गया था। एंड फिर मुझे पता तुम लोग को वो सीन बहुत पसंद आया होगा जब ट्रफल्गर लॉ ने बिग मॉम के अंदर अपना शॉट डाला था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अंदर ही अंदर डाले जा रहा था, मतलब इतना अंदर घुसा दिया कि जमीन तक फट गई। और ये वाला मुझे याद है जब मैंने मांगा रिव्यू बनाया था तो भी मैंने ऐसे ही बोला था कि ट्रफल्गर लॉ रुकने का नाम नहीं ले रहा और अंदर डालेगा। तो ये भी बहुत सही सीन था। एंड जैसा कि मैंने बोला बिग मॉम को डिफीट करना इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि ट्रफल्गर लॉ के अंदर वो एबिलिटी थी कि वो बिग मॉम को बाईपास कर पाए, नहीं तो भाई बिग मॉम यहाँ पर डिफीट नहीं होने वाली थी। ट्रफल्गर लॉ ने सही टाइम पे अपना फ्रूट भी अवेकन कर लिया था कि उसने किसी तरह से अपने शॉक वेव्स को बिग मॉम के बॉडी के अंदर से देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह से उसको एनिमे में दिखाया गया था वो बहुत ही सही लग रहा था, क्योंकि ये सारा पंचिंग वाला सीन कि बिग मॉम ट्रफल्गर लॉ को लगातार पंच कर रही है उसको छुड़ाने के लिए और लगातार उसका स्वॉर्ड जिस तरह से अंदर जा रहा है, ये सब कुछ मांगा में नहीं था। जितने पंचेस लॉ ने खाए ना उस समय वहां पर खड़ा होकर ताकि वो बिग मॉम को डिफीट कर पाए, दिखाता कि हाँ भाई लॉ के अंदर भी दम है। और ये सारी चीजें उतना नोटिस नहीं हो पा रही थी मांगा में, जो कि एनिमेटर ने यहाँ पर करने की कोशिश की है। सच में बहुत ही सही लग रहा था ये पूरा एपिसोड कि इन दोनों वर्स जनरेशन के मेंबर्स पे इतना ज्यादा फोकस किया गया। मतलब लॉ लिटरली इतना मार खा रहा था कि उसकी आंखों की पुतलियां तक गायब हो गई थी, बट फिर भी वो अपना स्वॉर्ड छोड़ नहीं रहा था। मतलब इतना ज्यादा अपने ट्रफल्गर लॉ के अंदर ड्यूरेबिलिटी है कि वो बिग मॉम के पंचेस को झेल सकता है। और मैं सच बताऊं तो बिग मॉम बहुत चूतिया है, उसको अभी तक समझ में नहीं आया इतने सारे लॉ के अटैक्स खाने के बाद कि यहाँ पर वो हेल्पलेस स्टेट में है। उसको कुछ भी करके किसी भी तरह से ट्रफल्गर लॉ को मनाना चाहिए तो उसको चिढ़ा रही है कि क्या हुआ तू तो अधमरे हालत में हो गया। लेकिन भाई उसको समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ ट्रफल्गर लॉ का स्वॉर्ड बराबर अंदर पॉइंट तक पहुंच गया ना, ये औरत बचने वाली नहीं है। मतलब इधर बिग मॉम को मजाक सूझ रहा था और इतना भयंकर ऑर्गेज़म दिया ना लॉ ने कि धरती तक फट गई। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगला जो सीन है ना उसको दिमाग में चिपका लो, क्योंकि यही सीन तुमको दोबारा आगे चल के एक बहुत ही अमेजिंग सीन में दिखने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कैप्टन यूस्टस किड ने अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव दिखाते हुए अपने रेल गन को असेंबल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि सीन को याद रखो, क्योंकि ठीक यही चीज यूस्टस किड ने शैंक्स के ऊपर ट्राई किया है फ्यूचर में। हाँ भाई तुमको अभी मांगा में हो चुका है, एपिसोड में आने में टाइम है, मैं इसका आउटकम नहीं बताऊंगा, पर ये चीज दोबारा होगी। और वहां पर ये किस लेवल का एनिमेट होता है ये देख के
मतलब मजा आ जाएगा। खैर जब वो समय आएगा तब आएगा, लेकिन यहाँ पर बिग मॉम अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सीधे सीधे किड को चैलेंज करिए कि चला के दिखा तू अपनी गन, कुछ नहीं उखड़ पाएगा मेरा। और ये वही है कि भाई डालने से पहले बकचोदी शुरू है बिग मॉम की। जैसे ही उसने अपना रेल गन लॉन्च किया ना, चिल्लाना शुरू कर दिया बिग मॉम ने। बिग मॉम को शायद अपनी औकात नहीं पता है कि वो क्या और कितना ले सकती है। ऑलरेडी उसने ट्रफल्गर लॉ का इतना बड़ा सा अटैक झेला हुआ है, अभी वो इसका भी, अभी इसका आउटकम क्या होगा तो तुमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। बट मैं बता दे रहा हूँ कि रेल गन से वो इतनी जल्दी डिफीट नहीं होने वाली। खैर ये एपिसोड स्पेशल था तो इसीलिए इसका द एंड भी बहुत ज्यादा स्पेशल था, जैसे वो जोरो वाला था। तो यहाँ पर जो इसका द एंड है वो पूरे यूस्टस किड के डैम्ड पंख में भीग गया है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी तुमको देखने को मिलेगी। तो ये भी है वन ऑफ द यूनिक द एंड वाला सीन था जो कि हमको इस वाले एपिसोड में देखने को मिला। खैर मुझे बता तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। देखो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया। वन पीस का एनिमेशन उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट वो कभी भी एक लेवल से नीचे नहीं जाता। लेकिन ऐसे वाले जो स्पेशल एपिसोड्स हैं कभी कभी रिलीज हो जाते हैं, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट सीन हो रहा हो तभी आता है ऐसा। और मुझे एपिसोड बहुत सही लगा, काफी टाइम बाद एक और काफी अच्छा सा एपिसोड देखने को मिला। और तुम लोग बताओ कि भाई तुम लोगों को कैसा लगा। मुझे तो मजा आ गया इस वीकेंड देख के। और जितने भी लोग बोल रहे थे कि भाई डीमन स्लेयर है जो इस ईयर को चलाएगा और ये चलाएगा, भाई सारे एनिमे इस समय खत्म है, ठीक है। वन पीस ही ऐसा जो कि इस पूरे साल को लेके जाने वाला है। डीमन स्लेयर तो खैर बहुत ही बेकार लगा मुझे, ये वाला सीजन उतना दिन मजा नहीं आया। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग कैसा लगा एज कम्पेयर टू ऑल अदर एनिमेज। तुम क्या लगता है वन पीस किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है करंट सीजन में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।